बहुत समय पहले सुरापुर नाम के गांव में चंदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सुनिए, अपने अर्जुन को विद्याभ्यास करने की उम्र हो गई है। अपने गांव के शर्मा जी के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए हमें भेजना चाहिए। उनके छात्र छाया में रहकर शिक्षा ग्रहण करके सभी छात्र उच्च पदवी पर जाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही गुरु शर्मा जी से बात करके किसी अच्छे दिन वहाँ भर्ती करवा देता हूँ। बेटा अर्जुन, जाओगे ना गुरु शर्मा जी के पास शिक्षा ग्रहण करने? पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरा नाम अर्जुन नहीं आदित्य राज है। यह आदित्य क्या करता रहता है? तुम्हारा नाम आदित्य राज नहीं, अर्जुन नाम है। अर्जुन नहीं, आदित्य राज। मुझे आदित्य राज नाम पसंद है। मैं एक बड़ा नायक हूँ। ठीक है, रहने दो भाग्यवान, अभी नादान है, वो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा। आप इसे ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैंने जंगल में डाकुओं को मार दिया है जाकर, और अब मैं उसका नायक बन गया हूँ। अब आप ही बताइए। देखो, किसको पता, रात में हमारे सोने के बाद ये सच में जाकर डाकुओं से भिड़ गया हो। चलो, कल मैं इसे गुरु शर्मा जी के पास ले जाता हूँ। इसके अगले दिन वो अर्जुन को लेकर गुरुजी के पास जाने के लिए निकलते हैं। पिताजी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम शहर जा रहे हैं? अगर हम शहर जा रहे हैं तो रास्ते से मुझे तलवार दिला देना, वो भी किसी राजा की तरह। साधारण बच्चे तो खिलौने मांगते हैं और तुम हो कि तलवार धनुष दिलाने की बात करते हो। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक व्यक्ति के हाथ में तलवार लिए मूर्ति थी जो किसी राजा की थी। पिताजी, देखिए मेरी मूर्ति। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमको पता है ये कौन है जिन्होंने इस गांव की रक्षा की थी? महान आदित्य राज जी। एक समय में वो इस गांव के सेनापति हुआ करते थे। मुझे पता है पिताजी, मैं आदित्य राज ही हूँ। ठीक है, मान लिया वो तुम ही हो। अब चलो गुरु शर्मा जी के पास चलते हैं। अब इसके बाद वो दोनों गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप ही इसका विद्या पास कराए। आपका बेटा तो बहुत ही प्यारा है, इसे मैं ही पढ़ाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आदित्य राज है। आदित्य राज? अच्छा, तो उस महान व्यक्ति के नाम पर आपने इसका नाम रखा है? नहीं गुरुजी, इसका नाम अर्जुन है, पर पता नहीं क्यों इसे वो नाम पसंद ही नहीं है। इसे तो बस आदित्य राज ही नाम पसंद है। सभी को अपना नाम आदित्य ही बताता है। ठीक है, वैसे इसके माथे पर यह क्या हुआ है? क्या कोई इसको चोट लगी है? नहीं गुरुजी, यह इसे जन्म से ही है। पूछने पर कहता है कि किसी ने इसके सर पर मारा है। हाँ गुरुजी, और उसका नाम अब बस करो, अपनी कहानी फिर से शुरू मत कर देना। यही कहता रहता है, आदित्य जी की बात करते रहता है बस। लगता है जब तक इस गांव में रहेगा यह यही कहेगा। एक काम करो, शहर में सूरज नाम का एक गुरुजी है, इसका विद्याभ्यास आप वहीं कराइए। विद्यापूर्ण होने तक इसे आप वहीं रखिएगा। हो सकता है गांव से दूर रहेगा तो यह सब कुछ भूलकर ये एकदम से ठीक हो जाएगा। इस तरह गुरुजी के कहे अनुसार सुभाष ने अर्जुन को शहर में विद्या ग्रहण के लिए भेज दिया। 10 वर्ष पूरे हो गए। अर्जुन अपनी विद्या पूर्ण करके अपने गांव सूरापुर वापस आया। बेटा अर्जुन, हो गई तेरी पढ़ाई पूरी? अब क्या करने को सोचा है? गांव में किसानी करोगे या फिर राज दरबार में कोई नौकरी का निर्णय लिया है तुमने? पिताजी, मैं युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। राजधानी के पास एक गुरुजी रहते हैं, मैं उनसे मिलकर उन्हीं से एक कला सीखने की सोच रहा हूँ। यह युद्ध कला हम जैसों को इसमें क्या लेना देना? बेटा, तुम यही गांव में रहकर किसानी कर लो। युद्ध मार धाड़ से हमें क्या मतलब, बताओ तुम ही। पिताजी, मैं आदित्य राज हूँ, मुझे युद्ध कला की जानकारी है, और वैसे भी वो मेरा पिछला जन्म था। मैं गुरुजी से ऐसी कला सीखकर इसी में निपुण होना चाहता हूँ, विश्वास कीजिए। अरे, इसका फिर से शुरू हो गया जी। चलिए ना, इसे हम गुरु शर्मा जी के पास ले चलते हैं। इसके बाद उसके माता पिता अर्जुन को लेकर गुरु शर्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सारी बात बताई। देखो अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है। बचपन में तुमने कोई सपना देखा होगा, और वैसे भी अब तुम आदित्य राज नहीं हो, तुम्हारा नाम अर्जुन है। गुरुजी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आदित्य राज ही हूँ। इस राज्य का उप सेनापति रह चुका हूँ।
ये देखिए, मेरे माथे पर निशान देखिए। मैं बताता हूँ आपको यह कैसे हुआ था। अरे नमस्कार मालिक, बड़े दिनों बाद अपने गांव वापस लौटे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ रामू, सब ठीक है ना? गांव की प्रजा कुशल है ना? क्या बताऊं मालिक, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। आजकल तो डाकू घुस कर गांव को लूट रहे हैं। खैर ये हमारे लिए रोज का हो गया है। आप कब लौटने वाले हो अब? मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। मैं सेवा से संन्यास लेकर गांव वापस लौटा हूं। अब राजधानी वापस कभी नहीं जाऊंगा। ये सब छोड़ो, तुम कह रहे थे कि डाकू आजकल गांव को लूट रहे हैं। बताओ क्या हुआ? हाँ मालिक, फसल हाथ लगते ही हमसे धन छीन कर ले जाते हैं। उन्हें रोकने वालों को जान से भी मार देते हैं। वो तो अच्छा ठीक है। तुम एक काम करो, आज शाम को सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कह दो। गांव के मुखिया को भी बता देना वहां आने के लिए, ठीक है? आखिर गांव में यह सब हो क्या रहा है मुखिया जी? आप मुझे विस्तार से बताइए, क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं, डाकू गंगा बार बार गांव में डाका डालता ही रहता है। उसने सभी किसानों को आदेश दे रखा है कि फसल हाथ लगते ही आधा हिस्सा उन्हें दे दिया जाए, और ऐसा जो नहीं करता है, जो उसकी बात नहीं मानता, उसे जान से मार देता है। फिर आज तक उसकी शिकायत किसी ने महाराज से क्यों नहीं की? हमने यह भी कोशिश की। हमने राजमहल जाकर अधिकारियों को सूचित किया था। पता नहीं उसके बाद अचानक से क्या हो गया। जो भी इसकी फरियाद करके राजधानी से लौट आता है, डाकू गंगा उसे पूरे गांव के सामने लटका कर मारने लगा। उसके बाद ऐसी कोई भी आज तक महाराज के पास नहीं गया। राजधानी तक इस बात को पहुंचाने की सोचते भी तो वो डाकू गंगा आज तक हमें पहुंचने नहीं देता। चुपचाप उसके कष्ट को सहते रहे हैं। लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास कोई शिकायत आई है। महाराज को भी इसका कुछ भी नहीं पता। लगता है गंगा और शिकायत दर्ज कराने वालों के बीच कोई संबंध जरूर है, वरना महाराज तक ये बात एक बार तो जरूर पहुंचती है। मालिक, सुनने में आया कि महाराज के पास काम करने वाले कुछ लोग गंगा की मदद करते ही हैं। उसके बदले गंगा कुछ धन अधिकारियों को दे देता है और कुछ नहीं। तो क्या तुम में से किसी को पता है कि वो गंगा आखिर रहता कहाँ है? वो गंगा कहां से आता है, कहां चला जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। गांव वालों में प्रयास करने का साहस भी नहीं है, क्योंकि सब गंगा के हाथ से मरने से डरते हैं। देखा आपने उस गंगा का आतंक कितना फैला हुआ है, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है। आपको क्या लगता है कि गंगा वापस कब तक आएगा? मालिक, फसल को हाथ लगने में अभी 1 सप्ताह बाकी पड़ दिया है, और जब ये होता है जैसे किसी ने उन्हें सूचित किया हो, वो फसल का आधा हिस्सा लेने बिना बुलाए आ धमकता है। यानी आज 1 सप्ताह बाद वो गंगा जरूर आएगा, ठीक है? तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जब वो आए तो कोई भी उसे दान नहीं देता। सब लोग अपने अपने घरों में रहना, ठीक है? इस बार उस गंगा से मैं निपटता हूं। इस तरह आदित्यराज सभी गांव वालों को धीरज देकर भेज देता है। इसी तरह 1 सप्ताह बीत जाता है। गांव वालों के अनुसार गंगा धन लूटने के लिए गांव आ जाता है। क्या हुआ? पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ मर गए सब के सब? मुझे पता है फसल कट चुकी है। अभी मेरे हिस्से की आधी फसल चुपचाप यहाँ ला के दे जाओ। क्या हुआ? कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात को? पिताजी, आपकी पुकार को सबने सुन लिया है, फिर भी वो जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। इन सबको किसने इतनी हिम्मत दी होगी? आपका हो तो मैं अभी सबको घसीट कर ले आऊं। हाँ, ये सब जानबूझकर ही कर रहे हैं। जाओ, लेके आओ तुम सबको। हिम्मत है तो मेरा सामना करो। अब गांव वालों पर तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। आकर मेरा सामना कर, तब गांव वाले के पास जा पाओगे तुम। ठीक है? सेनापति आदित्य जी पधार रहे हैं। पदवी से संन्यास ले ली है, पर अब भी आप में दम है, और कोई क्यों ही आएगा, मैं देखता हूँ। क्या बात है, तुम खुद ही आना चाहते हो तो फिर देरी किस बात की, आ जाओ। इसके बाद आदित्य
और गंगा के बीच तगड़ी मुठभेड़ हो जाती है। आदित्यराज गंगा को हराकर बंदी बना लेता है। ये देख गांव वालों का हौसला और बढ़ जाता है और डाकू उससे बोलकर उन्हें भगा देते हैं। और उसके बाद ये लो ये गंगा, जिसने बरसों तक तुम्हारा सुख चैन छीना है, इसका क्या करना है? तुम लोग ही बताओ। इसकी खूब पिटाई करके गांव के चौराहे पर फांसी पे लटका देना चाहिए। इसने कई निर्दोष को ऐसे ही फांसी पर लटका कर मारा है। इसके साथ भी वही होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन गांव के चौराहे पर नहीं। इसके गुनाह के बारे में महाराज को बताएंगे। इसके अत्याचारों को जानकर महाराज स्वयं इसे फांसी का दंड देंगे। हाँ, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। आक्रोश से भरे गांव वालों ने गंगा की खूब पिटाई की। गंगा को गांव मिलाकर गांव के बीच पेड़ से लटका दिया गया।